हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कुछ समझ चुके थे डेवलपमेंट के बारे में। थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में भी समझ लिया था। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का हमने अंतर भी समझ में आ गया था हमें। उसके बाद हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत भी समझ लिए थे। तो आज हम समझेंगे कि जो इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट जो विकास है बच्चे का, जो विकास है लर्नर का, उसको कौन सी चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती हैं। ठीक है, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से कारक हो सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक बच्चे के, एक लर्नर के, एक अधिगमकर्ता के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम ऐसे ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे जो कारक हैं उनको क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और वो दो कैटेगरी हो जाती है हमारी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस यानी कि ये जो इन्फ्लुएंसेस है, ये जो कारक है वो कैसे हैं, जेनेटिक है यानी कि आनुवांशिक है, जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं। और दूसरा हो सकता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। दूसरा कैसे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, पहला तो हो सकता है जेनेटिक और दूसरे हो सकता है एनवायरमेंटल, यानी कि या तो उसको वातावरण उसका प्रभावित करेगा जहां वो रह रहा है, जहां उसका डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर उसका जीन्स जो उसको अपने मदर फादर से, अपने माता पिता से मिले हुए हैं, वो चीजें क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। तो दो ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है इनकी। पहला आ जाता है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और दूसरा क्या आ जाता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस यानी कि वातावरणीय कारक, जो कि पर्यावरण, जो उसके आसपास का पर्यावरण है, जो उसके आसपास का वातावरण है, जिस तरह के सोसाइटी में, जिस तरह की फैमिली, जिस तरह के स्कूल, जिस तरह का उसका नेबरहुड है, वो भी क्या आ जाएगा इसमें, एनवायरमेंटल में आ जाएगा। जेनेटिक में क्या आ जाएगा, मदर एंड फादर, जो उसको जीन्स मिले हुए हैं। तो जेनेटिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में पहले तो ये पता करना, ये जानना जरूरी है कि जेनेटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो मदर फादर से उसको क्या मिलता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अगर बात करें तो जेनेटिक में या फिर जो उसको जीन्स मिले हुए हैं वो कैसे मिले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक ह्यूमन की बात करें तो वहां पे ह्यूमन जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में या फिर उसके नाभिक में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उसको क्या मिलते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक इंडिविजुअल में होते हैं, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं 23 पेयर्स। ये किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो 23 पेयर्स। अब क्योंकि मदर भी कंट्रीब्यूट करेगी जीन्स के लिए और फादर भी कंट्रीब्यूट करेंगे जीन्स के लिए, इसका मतलब क्या है, फादर से आएंगे उसके पास कितने, आधे उसको मिलेंगे मदर से और आधे मिलेंगे फादर से। तो फादर से कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम, ये तो क्या हो गया फादर से। और मदर से कितने आएंगे, मदर से भी आएंगे 23 क्रोमोसोम्स, तभी तो उसके पास जाके फिर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, 23 एंड 23, तब जाके 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो फादर से भी उसको 23 क्रोमोसोम्स मिले और मदर से भी कितने आए, 23 क्रोमोसोम्स। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस यानी कि जो आनुवांशिक कारक हैं, जो उसको मदर फादर से मिले हुए हैं, जो ट्रेड्स, जो गुण उसको वहां से मिले हैं, जो जीन्स वहां से मिले हुए हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में। ठीक है, अब फादर 23 फादर के आगे, 23 मदर के आगे। अब ये जो 23 क्रोमोसोम फादर से आए और 23 मदर से आए, इनके पेयर कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, इनके पेयर बहुत तरीके के, अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं अपने आसपास या फिर और भी जो भी हमारे जानने में हो सकता है, तो जो बहुत सारे सिबलिंग्स भी होते हैं, अगर कोई 2 सिबलिंग्स है, 3 है, 4 है, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके सब सेम है, एग्जैक्टली अलाइक है, नहीं हो सकते। क्योंकि जो फादर से 23 आ रहे हैं और जो मदर से 23 आ रहे हैं, उनके कैसे भी करके पेयर बन सकते हैं। कोई भी ट्रेट यहाँ से आ सकता है और यहाँ से उस ट्रेट के साथ मिलकर क्या कोई नया तरह का
पेयर बना सकता है, कोई नए तरह का ट्रेड बना सकता है। इसीलिए क्या होता है, जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर मोनोजाइगोटिक या जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो एकदम दिखने में एक जैसे होते हैं, या तो मेल होंगे तो दोनों मेल होंगे, फीमेल होंगे तो दोनों फीमेल होंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आगे जाके। भले ही उनका जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या है, वो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, वो क्या है, आइडेंटिकल है, दिखने में एक जैसे, हाइट एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, हेयर का कलर, आई कलर, स्किन कलर, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन बाद में आगे जाके जब उनको इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, ये अलग तरह से उनको प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा कि उनके इंटरेस्ट थोड़ा अलग तरीके से डेवलप हो गए हैं। तो फादर से कितने आए 23 क्रोमोसोम्स, मदर से कितने आए 23 क्रोमोसोम्स। अब ये भी देख लेते हैं कि फादर से आए 23 और मदर से आए 23। अब इन क्रोमोसोम्स का क्या रोल होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जीन्स। क्रोमोसोम में जो हमारे 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें क्या होता है, उनके सेगमेंट्स में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो क्या कैरी करते हैं, ट्रेड्स, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड को कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं वो किसी ट्रेड को कैरी करते हैं। अब जो जीन्स है या जो क्रोमोसोम है, उन्होंने किस तरह से पेयर बनाए, किस तरह से जोड़ा बनाया कि जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है सिबलिंग्स में, अलग अलग तरह के कैरेक्टर, किसी के हाइट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, किसी के हेयर कलर में डिफरेंस आ सकता है, आई कलर में डिफरेंस आ सकता है, स्किन कलर में डिफरेंस आ सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो जो जीन्स थे, वो जो ट्रेड्स थे, वो किससे डिसाइड हुए, जीन्स से या फिर क्रोमोसोम से डिसाइड हुए। वो वहां पे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस नहीं आए, वो चीज कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रही है, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो रही है, तो वहां से प्रभावित हो रहे हैं। फादर और मदर का ये रोल होता है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स एक से आते हैं और 23 एक से आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन की भी बात कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है बच्चे का। जनरली जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, या फिर 10th तक तो सभी ने साइंस पढ़ी होती है, तो थोड़ा बहुत तो इतना आइडिया सभी को होता है, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। जो सेक्स होता है किसी चाइल्ड का, किसी बेबी का, वो कैसे डिटर्मिन होता है, वो कैसे डिटर्मिन होता है कि हाँ ये जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फादर होते हैं उनके क्रोमोसोम्स, या फिर उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो लास्ट वाला जो पेयर होता है XY, जबकि जो मदर होती हैं उनके पास कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके पास एक जैसे X एंड X क्रोमोसोम। फादर के पास X एंड Y होते हैं, मदर के पास X एंड X क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, अगर फादर का X और मदर का X बनेगा तो बेबी क्या होगा, फीमेल होगी। अगर फादर का X और मदर का दूसरा X बना तो तब भी बेबी क्या है, फीमेल है। अगर फादर का Y और मदर का X बना तो बेबी क्या है, मेल। और फिर से फादर का Y और मदर का कोई सा भी X, तो बेबी क्या होगी, मेल। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो फादर का जो Y क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहा है कि बेबी मेल बनेगा या नहीं बनेगा। जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किसके क्रोमोसोम पे डिसाइड होता है, किसके क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं इसको, वो करते हैं फादर के या फिर जो मेल है उस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फादर होंगे उनके पास अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, जबकि जो मदर है उनके पास एक जैसे क्रोमोसोम है XX। और अगर फादर के पास XY है और उनका Y वाला क्रोमोसोम मदर के किसी X वाले क्रोमोसोम से मैच करता है, उससे मिलता है, तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा, मेल होगा। ये थोड़ा सा ब्रीफ में समझने वाली बात है कि सेक्स जो बच्चे का होता है, जो बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम है फादर के पास, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी XX होगा या फिर बेबी XY होगा। तो ये तो था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जो X और X है, जो यहाँ पे X और X है, ये क्या है, फीमेल, ये तो है फीमेल। और जो X एंड Y है ये क्या है, मेल। यानी कि जो X एंड Y वाला बच्चा होगा वो मेल होगा, जो X एंड X वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है तो इसको समझना जरूरी है। ये हमने देख लिया कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स ट्रेट को कैरी करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जब जीन्स ट्रेट को कैरी करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग पेयर बन जाते हैं। इसीलिए जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी दिखने में एक जैसे नहीं हो सकते। कई बार जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें एक टर्म आता है
जीनोटाइप, जीनोटाइप, और दूसरा आता है फिनोटाइप। दो टर्म आते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, तो ये टर्म थोड़ा समझना जरूरी है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी कि किसी ट्रेड में कोई बच्चा टॉल है, उसका हेयर का कलर कैसा है, उसका आई का कलर कैसा है, उसका स्किन का कलर कैसा है, तो वो तो क्या हो गया जो हम बाहर से देख सकते हैं। यानी कि किसी बच्चे को देख के, किसी इंडिविजुअल को देख के अगर हम बाहर से पता कर ले, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख के बाहर से उसके ट्रेड का पता कर ले, तो वो क्या आ जाता है फिनोटाइप में, यानी कि जो दिख सकता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि जो जीनोटाइप होता है वो होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो उसके जीन्स में है वो एक्चुअली में क्या है, उसके जीन हो सकता है वो दिखने में लंबा हो, लेकिन उसके जीन्स में क्या, कहीं जो जीन हो, जो रिसेसिव जीन हो, वो क्या हो, ड्वार्फनेस का हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी कि वो उसका जो जीन मेकअप है वो कैसे बना हुआ है, वो जो उसके जीन्स है वो उसके किस टाइप के हैं, तो वो आ जाता है जीनोटाइप में, और फिनोटाइप में आ जाता है अपीयरेंसेस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। अब क्योंकि 23 मदर से आ रहे हैं, 23 फादर से आ रहे हैं, तो दोनों के क्रोमोसोम्स, दोनों के ट्रेट उसको क्या करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। और उन दोनों के भी किस तरह के पेयर बनते हैं, किस तरह के क्रोमोसोम्स उनसे आके मिलते हैं एक दूसरे से आके, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे का जीनोटाइप डिसाइड करेगा कि बच्चे का जीनोटाइप कैसा होगा। तो ये तो थे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। इसमें थोड़ा ये भी समझने वाली बात है कि जब जो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्चुअली जो डेवलपमेंट है, हमने देखा था डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। तो हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता, यही है कि उसको मदर फादर से क्या ट्रेट मिल रहे हैं, कैसे क्रोमोसोम्स, किस तरह के जीन्स मिल रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में। यानी कि हेरिडिटी का भी उतना ही रोल है और एनवायरमेंट का भी उतना ही रोल है, दोनों क्या करते हैं, इक्वल रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी बोल सकते हैं कि एक लिमिट सेट कर देती है, ठीक है, एक लिमिट सेट कर देती है। अगर सपोज करें कि उसमें उस तरह का जीन है ही नहीं, सपोज करें कि उसमें क्रिएटिविटी वाला जीन है ही नहीं किसी बच्चे में, किसी चाइल्ड में, और हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि उसको क्रिएटिव बनाया जाए, लेकिन जब उसके अंदर एक लिमिटेशन लग जाएगी जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या होगा, फिर वो भी क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, यानी कि वातावरण उस तरह से काम नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो जीन्स है या जो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है वो एक लिमिट सेट कर देते हैं। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, विगम, विगम, ठीक है, विगम जिन्होंने यहाँ पे बताया है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के बारे में, उन्होंने कहा है हेरिडिटी इज ऑल इन ऑल। ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है जो हेरिडिटी पे काम करते हैं, आनुवंशिकता पे काम करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है हेरिडिटी ही सब कुछ है। और कई लोग जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या है, इन्वायरमेंट, अगर हम ऐसा पर्यावरण, ऐसा वातावरण दे देंगे बच्चे को, तो हेरिडिटी से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनमें से ही एक हुई है विगम, जिन्होंने बोला है कि हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता ही क्या है, सब कुछ है। आप चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट सेट करके दे दे बच्चे को, अगर उसमें हेरिडिटी नहीं है, उसमें इस तरह का जीन्स नहीं है, इस तरह के क्रोमोसोम्स, इस तरह के ट्रेट उसको अपने मदर फादर से मिले ही नहीं हुए, तो आप कैसा भी इन्वायरमेंट दे दें उसको, कुछ भी उसमें आप उस तरह का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये कौन थे, विगम थे। बहुत सारे जो भी थ्योरीज देते हैं या जो भी इस चीज़ पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बीच में भी कंट्रोवर्सी होती रहती है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ लिया जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के बारे में कि किस तरह से मदर फादर के जीन्स, मदर फादर के क्रोमोसोम्स, मदर फादर के ट्रेट्स क्या करते हैं, चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरे से देख लेते हैं, दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है, एक और टर्म आता है एक्चुअली, नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर, यहाँ पे नेचर का मतलब है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंटल।
ये जो कंट्रोवर्सी है नेचर एंड नर्चर की, ये भी वही सेम है कि हेरिडिटी ज़्यादा ज़रूरी है या इन्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ये वो चीज़ है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं, या फिर जो आज हम मॉडर्न जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। यानी कि नेचर भी ज़रूरी है, जीन्स भी जरूरी है, और नर्चर भी जरूरी है, उस तरह का इन्वायरमेंट मिलना भी जरूरी है। उन दोनों का इक्वल रोल है कहीं ना कहीं। अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पे आ जाते हैं। कुछ जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंट है वो कितना ज़रूरी है, उनमें से एक है वॉटसन। इसका नाम अक्सर, वॉटसन का नाम अक्सर आएगा किसमें, जब भी हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे। तो वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन एक तरह के क्या बोल सकते हैं, वो वातावरण को ही सब कुछ मानने वाले थे। उनका मानना था कि किस तरह के लोगों से हमारा इंटरेक्शन है, किस तरह का हमको इन्वायरमेंट मिलता है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी कुछ भी फर्क नहीं डालती है। तो वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, जो हेल्दी इन्फेंट्स हैं उनको दे दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे, मतलब उनका ये स्टेटमेंट है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, हेल्दी इन्फेंट्स दीजिए, मैं उनको जैसे चाहे उस तरह के इन्वायरमेंट में रख के उनको वो चीज़ बना सकता हूँ। अगर किसी को साइंटिस्ट बनाना है साइंटिस्ट बना दूंगा, किसी को फिलोसोफर बनाना है फिलोसोफर बना दूंगा, किसी को राउडी बनाना है, बदमाश बनाना है, बना दूंगा, किसी को ठग्स बनाना है, बना दूंगा। तो वो क्या बोलते थे कि इन्वायरमेंट ही क्या है, सब कुछ है। और ऐसा कौन बोलता था, वॉटसन बोलते थे। यानी कि ये क्या थे, एक तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के रोल को ज़्यादा मानते थे और सबसे मतलब पूरा ही इन्वायरमेंट के रोल को मानते थे। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि जब आप मुझे 1 दर्जन बच्चे देंगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके जीन्स या उनकी हेरिडिटी कैसी है, मैं उनको वो बना के छोड़ूंगा जो आप मुझे कहेंगे। मैं उनको इस तरह का इन्वायरमेंट दूंगा, इस तरह का वातावरण दूंगा कि वो चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे ठग्स हो, चाहे राउडी हो, ये सब बनाऊंगा। और ये सब कैसे बनाऊंगा, उनको इन्वायरमेंट ऐसा दूंगा, ऐसा पर्यावरण, ऐसा वातावरण दूंगा। तो वॉटसन ऐसा मानते थे। इससे पहले हमने देखा विगम, जो मानते थे कि हेरिडिटी सब कुछ है। वॉटसन मानते हैं इन्वायरमेंट इज ऑल इन ऑल, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वही सब कुछ है। इससे पहले जब हमने जीन्स वाले या जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की बात करी तो विगम मानते थे कि हेरिडिटी ही सब कुछ है, जबकि वॉटसन क्या मानता है, इन्वायरमेंट या वातावरण ही सब कुछ है। बच्चे के आसपास कैसा वातावरण है, कैसे लोगों से उसका इंटरेक्शन है, फैमिली, स्कूल, होम, नेबरहुड, तो ये सब कुछ क्या मानते थे, वातावरण को मानते थे। इनके हिसाब से जो नर्चर था वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हेरिडिटी का इसमें कोई रोल नहीं था। किसमें, डेवलपमेंट में। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है वो देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि वॉटसन इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, या फिर वो बोलते थे कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है। इसमें आ जाता है हमारा प्री नेटल केयर, यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है, वूम से लेके बर्थ तक का जो स्टेज था, मैंने बताया था प्री नेटल स्टेज। तो प्री नेटल केयर कैसी हो रही है, जो मदर है उनको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी फैमिली में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उनके आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे हैं, उनकी फैमिली में इमोशनल स्ट्रेस कितना है, फाइनेंशियल उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। तो वो सब कुछ किस में आ जाएगी, प्री नेटल केयर में आ जाएगी। यानी कि मदर को न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कितना बढ़िया है, उनका मेंटल डेवलपमेंट कितना अच्छा है, उनका न्यूट्रिशन कितने बेटर तरीके से हो पा रहा है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद आ जाएगा जब उसके बाद बेबी का जो बर्थ हो जाता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके न्यूट्रिशन की बात आ जाएगी। जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगी उसका न्यूट्रिशन कैसा हो पाता है, न्यूट्रिशन, फैमिली, परिवार में एक दूसरे के बीच कैसा रिलेशनशिप रहता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन आ जाएगी, इमोशनल जो स्ट्रेस है या फिर इमोशनल जो डेवलपमेंट है, जो सारे के सारे इमोशंस हैं एक दूसरे से कैसे शेयर करते हैं, फैमिली आ जाएगी। इसके बाद स्कूल आ जाएगा, इसमें स्कूल आ जाएगा। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात आ जाती है, उसमें और क्या आ सकता है, उसमें आ जाएगा नेबरहुड,
नेबरहुड भी इसमें आ जाएगा कि पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, पड़ोसियों से किस तरह का इंटरेक्शन है, वो भी किस में आ जाएगा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो फैक्टर है, जो कारक है विकास को प्रभावित करने वाले, लर्नर के विकास को या फिर चाइल्ड के डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले, उसको अफेक्ट करने वाले जो कारक हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।